हाय एवरीवन। 24 दिन बचे हैं बेटा तुम लोगों के प्रीलिम्स में, राइट? तो प्रीलिम्स में एक पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। 80 क्वेश्चन, 2 घंटे, राइट? दैट्स हाउ दे आस्क यू। एंड इसमें क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो हैं काफी आते हैं। और मैं आज के इस सेशन में उसी पर डिस्कशन थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ बेटा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि कैसे यूपीएससी के दिए हुए पैसेजेस को पढ़कर हमें क्वेश्चंस आंसर करने हैं इस तरह से, इस स्ट्रेटजी के साथ कि हम क्वालिफाइंग नंबर इस पेपर में आराम से जुगाड़ के आगे बढ़ जाएं। राइट, आई एम श्योर यू गाइस नो दिस कि दिस इज अ क्वालिफाइंग पेपर, राइट? तो उसी के मद्देनजर हम लोग को किस तरह से बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करना है, दैट इज व्हाट आई इंटेंड टू टेल यू। राइट, अपठित गद्यांश जिसको हिंदी में बोल रहे हैं, ये सेशन जो है ये किसके लिए है? ये हिंदी माध्यम भाषा के लिए है या अंग्रेजी माध्यम के लिए है? आई डोंट नो। ये उसके लिए है जिसको थोड़ी थोड़ी ये दोनों भाषाएं आती हैं, थोड़ी सी हिंदी भी आती है, थोड़ी सी अंग्रेजी भी आती है। ज्यादा कठिन अंग्रेजी होती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, ज्यादा कठिन हिंदी होगी तो भी वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। यानी हमारे आपके जैसे नॉर्मल इंसान जिनको दो भाषाओं का ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा। देखो ये समझो, यूपीएससी वन ऑफ द फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस, उसका ये जो पेपर है वन ऑफ द फ्यू पेपर्स हैं यूपीएससी के पेपर, ये जो क्या कहते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होगा प्रीलिम्स, जिसमें दो भाषाओं में तुम्हारे सामने एक ही पैसेज रखा जाएगा, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। अब क्योंकि खुशकिस्मती या बदकिस्मती से हम आप हिंदी बेल्ट से ही हैं, हम लोग को हिंदी आती है, राइट? और हमें थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी आती है। सो माई पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट इज वन, कि हम अपनी दोनों भाषाओं का ज्ञान जो है उसका इस्तेमाल करेंगे यूपीएससी के पैसेजेस से निपटने के लिए, जब वो इतनी मेहनत करके हमारे सामने दो भाषाओं में एक ही बात को कह रहे हैं, उसका प्रश्न भी दे रहे हैं हमें। तो अगर हमें दोनों भाषाएं थोड़ी थोड़ी आती हैं तो हम पन्ना पलट पलट के बच्चों, जहां पर हमें लगेगा अंग्रेजी थोड़ी कठिन हो गई, अपनी रेंज के बाहर है, हम हिंदी में देख लेंगे। और जहां हमें लगेगा कि हिंदी थोड़ी सी हमारी कमजोर है, इस वाक्य को हम नहीं समझ पा रहे, वहां हम पलट के अंग्रेजी में देख लेंगे। और ये करने से तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मुझे प्रतीत हो रहा है। मैंने कई बच्चों से पिछले 1-1.5 महीने में बात करी इस बारे में, कई लोगों से डिस्कशंस हुए इस विषय पर। और मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी समस्याएं जो मैं बच्चों में नोटिस कर रहा हूं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा थोड़ा तुम तक भी पहुंचा पाऊं। देखो ये जो पेपर तुम इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 2023 का सी सैट का पेपर है, सेट ए, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, राइट? 2 घंटे का समय होगा, 200 नंबर होंगे यहां पर, राइट? और ये देखो यहां पे 2 घंटे का समय है, टोटल नंबर 200 है, नेगेटिव मार्किंग होती है ये हमें मालूम है, ठीक है? देखो और आगे बात को बढ़ाते हैं और पहले कुछ क्वेश्चंस के देखो बात शुरू करते हैं। जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि 1/3 होती है बेटा, 1/3 होती है, राइट? यानी कि अगर आपने गलत क्वेश्चन दिया है, मतलब गलत आंसर दिया है, तो आपका जो 1/3 है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? देखो 80 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है पेपर, तो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, करीब करीब, करीब करीब क्या पूरा एग्जैक्ट। लेकिन अगर गलत कर दोगे तो 2.5 का 1/3 जो है वो कट जाएगा, खाली छोड़ दोगे तो कटेगा नहीं कुछ भी। तो एक्यूरेसी का थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? 80 में से करीब करीब 25 से लेके 30 क्वेश्चंस तुम्हें अपठित गद्यांश से दिखेंगे, ठीक है? 2015 के बाद समझ लो ये क्वालिफाइंग हुआ है, 2015 से ये पेपर क्वालिफाइंग हुआ है, ठीक है? तो जो पैसेजेस आ रहे हैं वो टिपिकली थोड़े छोटे आ रहे हैं अब आजकल, और अधिकतर ये कर रहे हैं कि एक पैसेज से एक प्रश्न या बहुत दिया तो 2 प्रश्न, ऐसे कर रहे हैं। तो तुम्हें पैसेजेस बहुत सारे पढ़ने होंगे,
जो एमओ हम तुम यहां पर फॉलो करेंगे, जो मोडस ऑपरेंडी, जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा, वो बहुत सिंपल होगा बेटा। हमें अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करना है कि हमसे कभी भी अगर कहा जाए कि बेटा जरा पैसेज सॉल्व करो कोई, चाहे रात के 3 बज रहे हो, हम सो रहे थे, अभी अभी नींद लगी थी, सो रहे थे, लेकिन हमको किसी ने उठा के बोला कि बेटा जरा ये पैसेज करो, तो हमें वो प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है बेटा, जिस प्रोसेस को हम रात को 3 बजे भी लगा सकते हैं और सुबह 9 बजे भी लगा सकते हैं जब हमारा परीक्षा होगा टाइम का। सो प्लीज वर्क ऑन दिस प्रोसेस विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, राइट। ये प्रोसेस अगर करोगे तो काम अच्छा रहेगा। प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है, देखो अब क्वेश्चंस लेते हैं और उसी के साथ बात को भी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एक ये देखो, ये पहला क्वेश्चन आ रहा है अपने सामने, ठीक है। देखो परिच्छेद, पहले इस पैसेज की जरा लेंथ देखो कितनी है, देख रहे हो भाई, ठीक ठाक लेंथ है, अच्छी लेंथ है। ये है पैसेज तुम्हारा। हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, देखो हमने तुम्हें क्या बताया कि अपना एमओ होना चाहिए, तो पहले हिंदी में तुमने पैसेज हल्का सा एक नजर देख ली। एक क्वेश्चन है, देखो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और सामयिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्त व्यवहारिक और तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। ज्यादा नहीं समझ में आया मुझे, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तुम्हें बताऊं मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, अंग्रेजी भी कोई बहुत सॉलिड नहीं है, आई गेट इट, राइट, लेकिन हिंदी में जब इस तरह के बहुत कठिन शब्द आते हैं तो मुझे एक डिस्कंफर्ट होता है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि अपने पास ये बात अंग्रेजी में भी लिखी है और यूपीएससी ने बड़े साफ अक्षरों में ये बात बता रखी है बेटा कि अगर देखो भाषा सब्जेक्टिव होती है, किसी भी भाषा को दूसरी भाषा में बखूबी 100% सटीक मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करना बहुत बड़ा दुर्गम कार्य है, कठिन कार्य, ठीक है। तो वो पूरा पूरा कभी ट्रांसलेट नहीं कर पाते, तो ऐसे में उन्होंने कह रखा है कि बेटा अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो जो अंग्रेजी वाला वर्जन है उसी को हम सही मान के चलेंगे। हिंदी में अगर हमसे कोई गड़बड़ी हो भी रही है, जैसे कि हुई भी है इनसे पास्ट में, है ना, देखो अभी हो सकता है तुमको किन क्वेश्चंस में खुद नजर आए, बट मैं तुमसे कह रहा हूं कि इन्होंने साफ साफ अपना पल्ला झाड़ लिया है ये कहकर कि भाई मैं अंग्रेजी वाला ले लूंगा सीधे अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसलिए हमको थोड़ा बहुत अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा, घबराना मत जहां पे भी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होगा भाई अंग्रेजी का स्ट्रक्चर अलग है, हिंदी का स्ट्रक्चर अलग है, हमारे भाव अलग हैं, तो उनको एक ही तरह से हम व्यक्त कभी कभी नहीं कर पाते, मतलब में कुछ डिफरेंस हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने कह रखा है कि अंग्रेजी वाला जो पार्ट है वो ज्यादा हम लोग लेंगे, उसे ज्यादा अथॉरिटेटिव माना जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो, ठीक है बच्चा। अब समझो, तुम्हें सबसे पहला काम जो करना है वो करना है कि प्रश्न को देखना है। पहले हिंदी में एक बार पैसेज पे झलक मारी, पढ़ा नहीं है अभी हमने, फिर हमने अंग्रेजी को हल्का सा देख लिया और अब आ गए हम क्वेश्चन पे। तो जो भी तुम्हारी ज्यादा स्ट्रांग भाषा है, इंग्लिश या हिंदी, पहले तो एक बार प्रश्न पढ़ा करो हमेशा। अच्छा देखो, ये जो प्रश्न तुम सामने यहां देख रहे हो ना बेटा, ये इस प्रश्न को भी समझो। इस प्रश्न में ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो पूरा यहां तक है, यहां से लेके ये पूरा जो दिया है, ठीक है। सॉरी यार, थोड़ा गैजेट नए नए यूज कर रहा हूँ ना आजकल, तो कभी कभी फंस जाता है, गड़बड़ हो जाती है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अभी इसको हम सही कर देते हैं, रुको तो एक सेकेंड। हाँ देखो, ये जो पूरा पैसेज तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पर, ये, हाँ ये देख रहे हो, ये जो लिखा है इसको कहते हैं बेटा स्टेम, ये है स्टेम।
जैसे पेड़ का तना होता है ना, देखो जैसे हिंदी में भी देखो यही लिखा है, देखो ऐसे ए, ये है तुम्हारा ए स्टेम, ठीक है। पहले ये और थोड़ा सा जो ऑप्शंस दिए हैं, हमेशा पहले इनको देखेंगे हम लोग, ठीक है। आओ देखो जरा, अंग्रेजी में देख रहा हूं, एक बार पढ़ रहा हूं तुम्हारे सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रैशनल, practical and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders? ठीक है, ओके ओके। क्या एक्शन किया जा सकता है ताकि लोगों को पानी बराबरी से मिले, हर स्टेक होल्डर को। अब देखो एक बार ऑप्शंस पे भी नजर डालना मेरी जान, है ना। आई नो तुमको शुरुआत में लगेगा कि अरे समय व्यर्थ हो रहा है मेरा, मैं स्टेम पढ़ रहा हूं, मैं क्वेश्चन ऑप्शन क्यों देख रहा हूं, मैं पैसेज क्यों नहीं पढ़ रहा। अरे मेरी जान, जहां लक्ष्य लगाना हो ना बच्चे लाल, तो पहले वो चिड़िया की आंख तो देखो क्या पाना है, फिर प्रत्यंचा खींचो। पहले ही प्रत्यंचा खींच के चारों ओर ताड़ रहे हो, पढ़ रहे हो, ये गलत बात है, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो पहले चिड़िया की आंख देखो, फिर प्रत्यंचा खींचने चलना, राइट। और पढ़ेंगे हिंदी अंग्रेजी दोनों का साथ लेते हुए, दो भाषाओं का ज्ञान है हमें आपको। हमारे पास ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज थोड़ी है। ये तो एडवांटेज है कि हमको दो भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान है, तो दोनों का यूज करो। जो हमें हिंट दी गई है दोनों भाषाओं में, हम दोनों को पढ़ के प्रश्न निकाल देंगे, ठीक है। एक बार ऑप्शंस देख रहे हैं, देखो क्या बोल रहा है, देखो हिंदी में ऑप्शंस देख लो और देखो क्या कह रहे हैं। जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक, विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए, ठीक है, ओके। देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जल भरों का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है भाई। चलो मान ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं यार, और कुछ नहीं कर रहे अभी हम, किसी का सही गलत अभी हमको नहीं मालूम है। जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग कम की जानी चाहिए, ठीक है। तुम्हें कुछ दिमाग में बनने लगेगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत, लेकिन बिना पढ़े कभी मार्क मत कर देना मेरी जान। जब तक पैसेज पढ़ ना लो तब तक कभी प्रश्न का उत्तर नहीं मार्क कर देना चाहिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जरा आओ देखें कि पैसेज क्या कह रहा है, ठीक है। आओ पढ़ रहे हैं पैसेज, जरा ध्यान से देखना। जहां कंफ्यूजन होगी मैं अंग्रेजी वाले पार्ट में जाके देखूंगा। हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। अच्छा देखो अब इसमें करना क्या है समझना। हमने तुम्हें बताया स्टेप 1, क्या बताया था हमने तुमको स्टेप 1 बच्चे लाल, कि तुम जो है स्टेम पढ़ोगे, कि भाई क्वेश्चन तुमसे डिमांड क्या कर रहा है, पूछ क्या रहा है तुमसे। तुम्हें इन्फ्रेंस निकालनी, निष्कर्ष निकालना है, कि उसकी धारणा बतानी है, मान्यता बतानी है, कि तुम्हें वो उसका संदेश क्या है, कि उसका सार क्या है, उसको तुम्हें मजबूत करना है, उसके तर्क को कमजोर करना है। देखो ये पूरा पैसेज जो है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेज पैराग्राफ तुम्हें दिया जा रहा है, एक तर्क है, एक आर्ग्यूमेंट है। इस आर्ग्यूमेंट के कई पार्ट हैं, प्रेमाइस है, फैक्ट है, अजम्पशन जो लेखक के दिमाग में है, और निष्कर्ष जो वो निकाल रहा है कि नहीं है। तो ये सारी बात को ध्यान से समझना होगा हमें, ठीक है। ये सारी बातों को हमें ध्यान से थोड़ा सा देखना होगा हमें, ठीक है भाई। और अच्छा इसको ध्यान से देखने के लिए हमें करना क्या होगा समझो। हमें बेटा जब भी हम पैसेज पढ़ रहे हैं किसी भी भाषा का, जैसे ही तुम्हारी एक लाइन पूरी हो जाए, एक वाक्य पढ़ लिया तुमने या दो वाक्य पढ़ लिए तुमने, तुरंत जो पढ़ा है ना उसको अपने शब्दों में अपने आप को बताओ, सिंप्लीफाई करके। इसको बोलते हैं पैराफ्रेज करना। क्या कहते हैं? पैराफ्रेज करना। हम जो भी पढ़ेंगे अंग्रेजी या हिंदी में, जो हमें समझ में आया है पिछली एक दो लाइन, उसको हम मन में बड़बड़ाएंगे। मन में बड़बड़ाएंगे, तेज बड़बड़ाओगे तो बगल वाला घंटा आप मार देगा, या जो इन्विजिलेटर है वो आके तुम्हारा कान पकड़ लेगा। मन में बड़बड़ाना कि अच्छा ये कह रहा है, ओके, सिंप्लीफाई करके। कभी कभी ये भी होगा कि वो लाइन, दो लाइन, तीन लाइन सर समझ ही नहीं आ रही है बिल्कुल, क्या पैराफ्रेज करें, घंटा।
लेकिन याद रखो मेरे शेर, पेशेंस एंड परसिवरेंस। 3 लाइन नहीं समझ में आई, आई गारंटी यू कि चौथी लाइन जब पढ़ लोगे तो वो 3 लाइन थोड़ा थोड़ा सेंस बना देंगी। एक लाइन पढ़ने से पूरा पैसेज समझ में आ जाता तो वो बाकी लिख क्यों रहा है, पागल है फिर तो वो लिख रहा है, एक ही बात लिख के अपनी बात खत्म कर दे, सबको समझ में आ गया। लेकिन नहीं, किसी को कुछ नहीं समझ में आया उसका तर्क, तो समझाने की जिम्मेदारी लेखक की है, वो जिम्मेदारी का वहन करेगा। और देखो एक बात और समझो कि ये जो पैसेज है ना बेटा, ये इन्होंने क्या किया, कहीं आर्टिकल इन्होंने अच्छा सा पढ़ा होगा यूपीएससी वालों ने, इनकी कमिटी ने, मैगजीन में या न्यूज़पेपर में, उस आर्टिकल का एक हिस्सा इन्होंने छाप दिया है यहां पे। इस आर्टिकल के पीछे भी बहुत कुछ होगा और आगे भी बहुत कुछ होगा। एक पैराग्राफ पढ़ के तुम सब कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। वो करने के लिए तुम्हें अपनी समझ बनानी होगी। कैसे बनाओ? हर 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन के बाद उसको जो पढ़ा है ना तुमने, उसको पैराफ्रेज करो, यानी कि अपने शब्दों में सिंप्लीफाई करो। चाहो तो पैसेज के बगल में कोई डायग्राम नुमा बना दो, आई डोंट माइंड। एक डायग्राम टाइप का बना दो कि अच्छा इसने कहा कि 2 प्रकार के जो है क्या कहते हैं कृषि होती है, मान लो उदाहरण दे रहा हूं जैसे ना, तो एक थोड़ा डायग्राम बना दिया वहीं तड़ से। इस तरह से तुम इसका स्ट्रक्चर समझोगे। और अगर तुम्हें पैसेज का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, थोड़ी बहुत उसका भाव या टोन समझ में आ गया, अगर तुम उसका शीर्षक देने की स्थिति में हो सही सही, तो बेटा तुम्हारा प्रश्न यूपीएससी का, जीमैट का, कैट का, चाहे जहां का हो, आरसी का क्वेश्चन, वो गलत हो ही नहीं सकता है अगर तुमने उसका भाव सही परख लिया लेखक का। क्या मतलब भाव परख लिया? समझो, फिर से समझो बात पूरी। जैसे मान लो भारत के क्रिकेट की दशा, जैसे मान लो इस पे तुमको एक लेख लिखना है, आर्टिकल लिखना है, तो मेरी जान इस टॉपिक पर, इस शीर्षक पर तुम कई भाव में लिख सकते हो। तुम कह सकते हो कि अबे पूरा क्रिकेट चौपट कर दिया है इन्होंने। और तुम ये भी लिख सकते हो कि अब देखो क्रिकेट किस तरह से विमेन में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो एक तरफ तुम निगेटिव भी हो सकते हो, एक तरफ पॉजिटिव भी हो सकते हो अपनी टोन में, और तुम कहीं कहीं पर ऑब्जेक्टिव या न्यूट्रल हो सकते हो कि केवल तुमने फैक्ट दे दिए, अपनी राय जाहिर ही नहीं कर रहे हो। तो ये तमाम तरह की टोन्स हो जाती हैं बेटा इनसे, भाव जिनमें लेखक लिख रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? थोड़ी थोड़ी आई होप समझ रहे हो। अच्छा अब समझो, ठीक है, तो हमको ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब हम थोड़ा सा पैसेज पढ़ रहे हैं और साथ में हम तुम्हारे संग पैराफ्रेज करते चलेंगे। ठीक है, याद रखो हमें निकालना क्या था प्रश्न में, हमारी चिड़िया की आंख क्या है, कि कौन सा इन चारों में से है ना एक बेस्ट सोल्यूशन टाइप का आ रहा है, राइट? बेस्ट, ताकि लोगों में बराबरी से पानी बट पाए, इसके बारे में कुछ पूछ रहे हैं हमसे। चलो आओ देखते हैं। We often hear about conflicts among different states in India over river waters. हमें अक्सर सुनाई पड़ता है कि भारत के अलग अलग राज्य जो हैं नदी के पानी को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, ये था पैराफ्रेजिंग। जो अब देखो आगे, देखो क्या बोल रहा है। मैं दोनों भाषाएं जानबूझ के बता रहा हूं, तुम्हें जरूरी है वो जानना। ठीक है, 20 प्रमुख नदी सिस्टम है, 14 में से पहले ही जल की तंगी है। अच्छा, 20 में से 14 जल रिवर सिस्टम्स जो हैं वहां पहले ही कम है। ठीक है, ओके। 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, ओके, मान लेते हैं जिनमें से 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां जल का अभाव है। ओके, मैं एक बार अंग्रेजी में भी इस लाइन को देखना चाहूंगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। 14 ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस, 75% पॉपुलेशन जो है वाटर स्ट्रेस्ड रीजन में रहती है, जहां पे वाटर की थोड़ी सी स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है। और 1/3 तो ऐसा है जहां जहां पे पानी की काफी कमी है, वो वहां पे रह रहे हैं। तो देखो 2 शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हैं यहां पे, एक है जल की तंगी और एक है जल का अभाव। अभाव ज्यादा डिग्री में ऊपर है। ये सारी बातें तुम्हें समझनी होंगी, और ये तभी समझ पाओगे जब दोनों भाषाओं का ठीक ठीक ज्ञान हो तुम्हें।
ठीक है, ठीक है। तो जहां भी तुम्हें लगे, याद रखो इन्होंने बोल रखी है बात ये कि अगर तुमको केवल हिंदी वाला पढ़ के तुमने कोई गलती कर दी है, और इनकी तरफ से भी गलती थी, लेकिन तब पर भी ये कह देंगे कि बेटा तुमने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ी। वो कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने बोला है कि कोई कंफ्यूजन होगी तो हम अंग्रेजी वाला मतलब ही सही मानेंगे। तो बेटा प्लीज दोनों लैंग्वेज पे प्रैक्टिस करिए। अब आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, 24 दिन बचे हैं मात्र। यूपीएससी के पिछले साल के पेपर देखिए, मार्केट में कहीं भी बाइलिंगुअल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है। यूपीएससी के पिछले साल के पेपर उठा लीजिए, उनको लगा डालिए सारे, 2015 से लेके 23 तक का, और आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, आओ देखें आगे क्या बोल रहे हैं, देखो ये ठीक है। क्लाइमेट चेंज, the demands of rising population and the need for agriculture to keep pace, and increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate water stress। आओ एक बार हिंदी में देख लें क्या बोल रहे हैं यार। बोल तो काम की बात रहे हैं कि भैया जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि को भी कृषि की आवश्यकता बढ़ रही है, भाई जनसंख्या बढ़ रही तो उनको खिलाने के लिए भी तो सब पैदा करना होगा ना। तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो जल की जो तंगी है वो और बढ़ जाएगी। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं। आओ अंग्रेजी में देखिए इन्होंने क्या बोला। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड नॉट दैट ऑफ यूनियन एक्सेप्ट इंटरस्टेट रिवर्स। ठीक है, चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, समझ में आ गई इनकी बात यार। की टू एंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन कंपीटिंग डिमांड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर इज अ बेसिन बेस्ड अप्रोच to allocate water amongst constituent regions and state। अच्छा ठीक है भाई, कुछ तो बोला इन्होंने। देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, इसके विभिन्न हितधारियों स्टेक होल्डर की आपस में होड़ लेती कॉन्फ्लिक्ट मांग, भाई सब पानी चाह रहे हैं ज्यादा ज्यादा ना, तो होड़ लगी हुई है। संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है कि बेसिन पर आधारित रीति से संगठक क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए, कि बेसिन जो है रिवर का, उसके आधार पर जो है राज्यों में जल का बंटवारा होना चाहिए। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है कि बेसिन की क्या विशिष्टताएं हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है, कितनी दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी आदि। और साथ साथ नदी और जल भर की पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। एक बार अंग्रेजी में भी देखेंगे इसको, ठीक है, एक बार अंग्रेजी में भी देखेंगे, हालांकि बात समझ में आ रही है बट देख लेने में कोई हर्ज नहीं है बच्चे लाल। ठीक है, ये एमओ समझो पूरा। ठीक है, फिर देखो क्या करें, की टू एंश्योरिंग बैलेंस बिटवीन कॉम्पीटिंग डिमांड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर इज अ बेसिन बेस्ड अप्रोच। ठीक है, allocating fair share of water to them require assessment based on objective criteria। ऑब्जेक्टिव को वो हिंदी में क्या बोल रहे थे, वस्तुनिष्ठ। जैसे कि रिवर बेसिन की स्पेसिफिसिटी क्या है, पॉपुलेशन उस पर कितनी निर्भर कर रही है, वाटर का यूज क्या है, डिमांड क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है यूज करने में, यानी वेस्टेज तो ज्यादा नहीं है, भविष्य में कितना यूज होने की संभावना है। पर हमें क्या, वाइल एंश्योरिंग द एनवायरमेंटल नीड्स की, मतलब जो पर्यावरणीय जरूरतें हैं नदी की, एक्विफायर की, वो भी हमें एंश्योर करनी होंगी। ठीक है बेटा, तुमको मोटा मोटा समझ में आ गया ये बात। ये कहीं ना कहीं पे एक कोई हमसे क्या कह रहा है कि भैया हमको ये समस्या है, उससे सुलझने के लिए हमें क्या करना है, इस तर्ज पे ये बात कर रहा है। हमें पता क्या करना है, एक बार वापस स्टेम पर आओ, अपने प्रश्न पर आओ, कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है जो कि सबसे ज्यादा तार्किक है, प्रैक्टिकल है और इमीडिएट एक्शन, मतलब जल्दी से जिसको एक्शन में लाया जा सके, ताकि क्या हो जाए, सबको बराबरी से, समानता से पानी मिल पाए, सभी स्टेक होल्डर्स को। ये कह रहा है वो, देखो कह रहा है कि नहीं कह रहा है, अब तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब बचे तुम्हारे सामने चार ऑप्शन। यहां पर बेटा तुम्हारा एक अगला बड़ा स्टेप आता है। हमेशा हमेशा
जब भी किसी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में बैठो और तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देना हो, तो बेटा एक काम करना, कभी भी सही ऑप्शन मत ढूंढने जाना। समझ रहे हो ना? क्यों बताता हूं तुम्हें, समझना बेटा। देखो, चारों ऑप्शन दिमाग में ये बैठा लो कि ये चारों ऑप्शन घटिया हैं, चारों ऑप्शन बेकार हैं। तुम्हें जो सबसे कम घटिया है ना, वो चुनना है। ये चारों ऑप्शन सही नहीं है, सब गलत ऑप्शन देते हैं ये। हमें बेस्ट चुनना है, याद रखो। बेस्ट इन द, मतलब अंधों में काना राजा चुनना है तुम्हें। जैसे इलेक्शन में होता है ना कि सब तुम्हें लगता है कि सब साला बेकार ही है, किसको दे वोट, राइट? अब यहां पे नोटा का संभावना तो है नहीं, नन ऑफ द अबव का। तो हम क्या करेंगे कि हम अंधों में काना राजा ढूंढने वाले हैं। तो अगर अंधों में काना राजा ढूंढना है ना, तो सबसे पहले जो दो सबसे बड़े अंधे हैं, जो साले एकदम, मतलब तुम्हें शक्ल से लग रहा है कि अंधे हैं एकदम, इनको पहले साइड में कर दो कि एकदम बेकार। तात्पर्य क्या हुआ मेरी पूरी एनालॉजी का कि बेटा एलिमिनेट चार में से दो जो सबसे गंदे ऑप्शन, जिनमें तुम्हें देख के पढ़ के ही पता चल जाए कि बेटा ये तो किसी काम के नहीं है, उनको काट दो। बचे दो में जो भी बेहतर है वही तुम्हारा उत्तर है, चाहे वो कितना हास्यास्पद क्यों ना लगे तुम्हें। तो पहला काम जो तुम्हें करना है वो सबसे जरूरी काम है बेटा, ये जो यहां पर कर रहे हो, इस यहां पर, कि दिमाग को ऐसा ट्रेन करो कि चाहे रात को 3 बजे आरसी करो या सुबह 9 बजे आरसी करो, एग्जाम टाइम में बैठ के, पहले हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे नहीं, हम चार में से दो गंदे ऑप्शन ढूंढेंगे। अब जैसे तुमने पैसेज अगर एक बार मेरे साथ ही थोड़ा थोड़ा सुना पढ़ा, तो इन चार में से दो ऑप्शन, राइट, जो होना चाहिए वो क्या होगा, आओ देखें, जरा सा पढ़ते हैं, आओ, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहे हैं। पहला इन्होंने क्या बोला, अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। ओके, इसको एलिमिनेट करना मुश्किल है ना, आओ, मतलब ऐसा कुछ गलती तो इसमें नजर आ नहीं रही कि इसको गलत कर दो। बी क्या कह रहा है, देखो, ऑल रिवर सिस्टम ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड, देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जल भरों का निर्माण किया जाना चाहिए। क्या इसकी बात से ये निकल के आ रहा है? इसने तो केवल इतना बोला है, देखो इसने क्या बोला है कि इसने इस तरह की कहीं बात ही नहीं करी है बेटा, राइट। और देखो दूसरी बात, इसने प्रश्न क्या पूछा है, स्टेम पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मोस्ट रैशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन पूछा है तुमसे ना, जो करके तुम सबको फेयर अमाउंट में पानी दे सकते हो, यही तो बोल रहा है वो। तो बेटा सभी नदियों को, ये शब्द है ना बेटा, ये तुम्हारा ये तुम्हारी मतलब तुम्हारे जो वो हैं, क्या कहना चाहिए मुझे, ये तुमको तुरंत अलार्म बेल बजना चाहिए कि ये ऑल शब्द क्यों लिख दिया है इन्होंने यार। ऑल रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड, राइट। ये बात नहीं हजम हो रही है, ये पैसेज में कहीं नहीं आ रहा, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। सभी नदियों को हम कैसे जोड़ सकते हैं, एंड ह्यूज एक्विफायर्स क्रिएटेड, ये उतना रैशनल नहीं है ऑल की वजह से। अगर ये लिखा होता सम रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड, देन वी कैन गेट कंफ्यूज्ड। लेकिन अगर ये इतना एक्सैजरेटेड स्टेटमेंट मार रहा है ना, तो समझ लो कि कोई गड़बड़ छुपा रहा है, तो इसको काट सकते हो। और देखो हिंदी में भी पढ़ोगे तो ये मतलब क्लियर हो रहा है। अब सी पे आ रहा हूं। सी क्या कह रहा है, water channels between regions of water surplus and regions of water deficit should be created, ठीक है। To mitigate water crisis, water demand of sectors such as agriculture and industry should be reduced. डी क्या कह रहा है, जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग कम की जानी चाहिए। यार देखो यार, ये क्या कहा था इसने और तुम क्या बोल रहे हो। इसने बोला था कि क्या कहते हैं, जल की डिमांड बढ़ रही है शहरीकरण की वजह से, औद्योगिकीकरण की वजह से,
जनसंख्या में ज्यादा हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, तो कृषि में भी इसकी मांग बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादा मुंह हो गए खाने वाले, तो उनके लिए पैदावार भी बढ़ानी पड़ेगी। दैट्स हिज आर्ग्यूमेंट। तो क्या तुम ये कह दोगे उससे कि इसका सोल्यूशन ये है कि तुम लोग कम डिमांड करो बे, पानी मत सींचो, उद्योगों में मत लगाओ, अब नहीं रहेगी, पानी कम पियो। डू यू सी द पॉइंट? डी इज नॉट प्रैक्टिकल, डी इज नॉट रैशनल। तो मुझे जो लग रहा है कि बी और डी ऑप्शन तुमको सबसे पहले, बेटा मैंने क्या कहा था कि जो सबसे ज्यादा अंधे हैं ना, पहले उनको चुनो। तो ए और सी में अगर तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं भी हूं। लेकिन बी और डी तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गलत है। और बी और डी अगर तुमने काट दिया, तो अब तुम्हारे सामने आंसर है ए या सी में से ही कोई होगा आंसर। अब इस समय जब तुमने दो ऑप्शन काट दिए हैं, अब तुम इन दोनों को एक बार फिर से पढ़ो। अगर जरूरत समझ में आए तो पैसेज में जाके एक बार देखना कि हमने कहीं कुछ मिस तो नहीं किया है, जाके एक बार हल्का सा फिर देख लेना। अब बचता है तुम्हारे पास ए और सी। अब मुझे बताओ इसमें ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है? अनडिनाएबली तुम कहोगे कि ए ऑप्शन बेहतर है सर, इस पे ज्यादा चांस है सही होने की। हाँ ठीक है, चलो एक बढ़िया नीति बना लो, जाओ बनाओ, जिसमें यह भी हो सकता है कि आप ये कहें कि जहां पे वाटर सरप्लस है, जहां पे वाटर डेफिसिट है, उनको जोड़ दें हम। लेकिन केवल सी नहीं कहेंगे हम, ए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, तात्कालिक कार्यवाही है ये, राइट, ये तात्कालिक कार्यवाही है ये। अच्छा देखो एक बार जरा अंग्रेजी में देखो ए और सी ऑप्शंस को देखो। सी क्या कह रहा है? वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। यहां पर भी अगर इन्होंने सम लगाया होता तो ये ऑप्शन थोड़ी बेहतर हो गई होती। ये तो कहना चाह रहे हैं कि सभी वाटर चैनल जो रीजन ऑफ वाटर सरप्लस से हैं उनको वाटर डेफिसिट से जोड़ दो, चैनल बना दो, राइट। ये ऑल कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जब कुछ नहीं लगा होता है तो उसे ऑल मानते हैं। अगर लिखा है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है भारतीय समय के पाबंद हैं, तो वो ये नहीं कहना चाह रहा है कि कुछ भारतीय समय के पाबंद है, वो कहना चाह रहा है सभी भारतीय समय के पाबंद हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो वैसे ही अगर यहां पे लिखा है वाटर चैनल्स रीजन्स में जुड़ने क्रिएट करने चाहिए, तो कहना चाह रहा है ऑल वाटर चैनल्स। तो यहां पर भी तुम्हें सी में गलती एक दिख रही है। और ए जो है वो बहुत ही एक सिंपल सी भाषा में एक घटिया सा ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि बाकी तीन बिल्कुल ही थर्ड क्लास ऑप्शन है, इसलिए तुम चुपचाप बेटा ए को मार्क करो और प्यार से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। ये तुम्हारा एमओ होना चाहिए। अगर तुमने ये किया तो तुमको इसके नतीजे अच्छे दिखेंगे 24 दिन बाद, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन लेकर के शायद मैं और भी आऊंगा। फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, इसको देखो, एंजॉय करो। अगर इस तरह के और प्रश्न चाहिए तो I'll try and come up definitely. You also, if you get time, do let me know. मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को के जरूरत के हिसाब से कुछ और भी ऐसा डाल पाऊं। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज, राइट, बेस्ट। अभी बहुत सारी बातें इसमें और भी हैं जो की जा सकती हैं, बट पहले ये प्रोसेस जो है ना, इसको पकड़ के एक बार चल के एक आध मॉक लगाओ, कुछ आरसीज करो, देखो, और अपनी एक्यूरेसी किसी अच्छे अध्यापक के संग डिस्कस करो। जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा है, आंसर की में कोई और दिख रहा होगा, वो देखो क्यों ऐसा हो रहा है, समझो। अगर समझ में आ रही हैं अपनी गलतियां तो तुम सही रास्ते पर हो। ठीक है, और दूसरी बात, जब यूपीएससी का पेपर लगाओ और इनकी आंसर की देखो तो प्लीज इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के ही उठाना, डाउनलोड करना, क्योंकि अगर बाकी किसी जगह पे जाके देखोगे तो सब में अलग, जितनी मुंह उतनी बातें होती हैं बेटा, है ना। सब लोग अलग, क्योंकि भाषा बहुत सब्जेक्टिव है ना बेटा, तो भाषा में कभी कभी लोग इधर से वैसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं।
तो जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर इनके क्वेश्चन पेपर्स और इनकी आंसर कीज हैं. आई वुड एक्सपेक्ट यू गाइस टू गो एंड यूज इट फ्रॉम देयर ओनली. चलो, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू अराउंड. बाय बाय.